सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना लिया, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आर्मी चीफ की बहुत अहम बातें, इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत अहम रिमार्क्स दिए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि अदालतों से थोड़ी इंसाफ मिलता है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना, सबसे अहम जो खबर है आज की वो है आर्मी चीफ का जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था जिसमें मईशत के हवाले से बात हो रही थी। उस पर उन्होंने जो गुफ्तगू की, बड़ी ये अहम गुफ्तगू है। अच्छा, अब ये जो आज की गुफ्तगू है जब हमने सुनी तो पिछले 8-10 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, उनकी सारी समझ आ गई। इससे पहले बीच में एक पज़ल था, ये समझ नहीं आ रही थी कि क्यों अचानक मरियम नवाज साहबा आई हैं और आके उन्होंने जो एक मिसाक मईशत की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे उसको उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अच्छा, फिर ये बात मैं भी सोच रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा ललकार रहे थे हुकूमत को और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। अचानक वो असम्बली में आए और उन्होंने कहा कि मईशत के लिए हम बिल्कुल एक मिसाक करने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़ी इतनी उन्होंने अचानक इतनी रिकन्सिलिएशन। अच्छा चलें, ये बात तो एक समझ आ रही थी कि जी जरदारी साहब को पकड़ लिया नैब ने, इसलिए आके इन्होंने कहा हो सकता है कहा हो। मरियम नवाज साहबा का फिर ये था कि ये शायद सोच रही हैं एक जंग है, सर्द जंग है पार्टी के अंदर, हमज़ा की और उनकी और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का बयानिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई होगी। समझ नहीं आ रही थी, बयान पे बयान आ रहे थे। फिर हमज़ा शहबाज साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा जी आप फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा लें। अब फाइनेंशियल एमरजेंसी का मतलब ये है कि हुकूमत को बेपनाह इख्तियारात हासिल हो जाते हैं मईशत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, कोई भी वो फैसला करे। अच्छा, फिर मुझे इस पर भी बड़ी एक हमें हैरत हो रही थी कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त इनको शहबाज शरीफ साहब को बनाया था लीडर ऑफ द अपोजिशन और पब्लिक, यानी नोटिफाई हुआ था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड भी बनाया था, तो बड़ी तनकीद हुई थी कि यार ये आप क्या आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर बीच में थोड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब ने भी कहना शुरू किया, उन्होंने अपनी तकारीर में ये बात कही कि बड़ा मैं ये समझता हूँ कि ये बस एक सोच थी, दो सोचें हैं और ये हमने इस हद तक गए और ये सब कुछ किया कि उधर से भी स्पीकर साहब ने फौरी तौर पर जो ये जब शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल असद कैसर साहब आ गए मैदान में कि जी बात करते हैं, और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक गुफ्तगू का सा माहौल पैदा हो गया। एक समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है, कहाँ से ये बात शुरू हुई है, ये इतनी बड़ी तब्दीली, ये लोग जो आपस में बैठकर चाय नहीं पी सकते, जो आपस में हाथ नहीं मिला सकते, असम्बली में एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, ये अचानक इतनी मफाहमत और इतनी इनको इतना मुल्क का दर्द कहाँ से आ गया। आज खिताब आया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, जिसमें अलीना उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए एक कौम बनकर सोचें। बिल्कुल ऐसा, यानी बिल्कुल सही बात है ये इस वक्त जो हमारी मईशत की सूरत हाल है। अच्छा, फिर इससे आगे उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो हमारी खुद मुख्तारी है उसका ताल्लुक हमारे माशी इस्तेहकाम से है। अगर हमारी मईशत ठीक नहीं है तो हम खुद मुख्तार कौम की तरह एक्ट नहीं कर सकते। हर फर्द, हर शख्स अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महसूस करे। और फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स की कौमी अहमियत पर बातचीत ज़रूरी है। हाँ जी, मुल्की इस्तेहकाम माशी खुद मुख्तारी के बगैर मुमकिन नहीं। अब मुझे फिर सारी बातों की समझ आ गई। क्या समझ आई है? समझ मुझे ये आई कि ये हमारे जो सियासतदान हैं ये ऐसी भेड़ बकरियों की मानद हैं। ये एक ऐसा इनका रेवड़ है कि अगर इनके साथ वो कोई जो उस रेवड़ को चलाने वाला डंडा लेके ना फिर रहा हो ना तो ये सही सिम जाते नहीं है।
ये अगर चल रहे हैं जंगल में और साथ में सड़क है तो ये सड़क के ऊपर आ जाएंगे। इस बात का एहतमाल हो जाता है, ख़तरा पैदा हो जाता है कि कहीं कोई ट्रक के नीचे ना आ जाए, कोई जानवर कहीं कोई नीचे कुचला ना जाए। तो वो जो साथ होता है ना गडरिया या वो बंदा जिसके ज़िम्मे काम होता है कि इस पूरे रेवड़ को लेके चलना है, वो फिर डंडा इधर उधर से खड़काता है थोड़ा सा तो ये सारे सीधे हो जाते हैं। अब बात यह है कि आप इसको चाहे जिस अंदाज में मर्जी लें, लेकिन मईशत के लिए, और ये बात बिल्कुल सही है जनरल कमर जावेद बाजवा की, कि अगर आपकी मईशत मजबूत नहीं है तो आपकी खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ होगा। अगर आपके अंदर इस्तेकाम ही नहीं आ सकता अगर आपकी मईशत मजबूत और मुस्तहकम नहीं है। तो बड़ा खुलकर उन्होंने इस बात का इजहार किया और ये भी कहा उन्होंने कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से मिलकर बैठना चाहिए। तो यही बात फिर हमजा शहबाज साहब ने की कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हमें तो बिल्कुल मिसाक के मईशत जो है वो हम करना चाहिए, इस पर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी एक दर्दमंदाना तकरीर की थी कौमी असम्बली में और बड़े दर्द से तकरीर की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप मिसाक के मईशत की बात करते हैं तो आप मिसाक जमहूरियत पर भी आ जाएं। यानी वो भी बात वही थी कि मिलकर बैठकर ये सारे मसाइल का आप हल निकालें। यानी कि जो रेवड़ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ना यौम स्याह मनाया जाएगा, ना बाहर आएंगे, ना एहतजाज होगा। और जब आप इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात करते हैं तो जितनी चाहे महंगाई हो जाए, क्योंकि आपने मुल्क की इकॉनमी बढ़ानी है, तो अब ये नजर नहीं आएंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, अब आप अपने जो ख्वाहिशात हैं और अपने जो अल्फाज हैं, नहीं आप ही का सवाल है बिलाशुबा, मैं ऐसा सवाल कर भी नहीं सकता। ये आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रही, मैंने ये कतई तौर पे नहीं कहा। ये सियासी जमातें हैं, ये सियासत करेंगी, ये पॉलिटिक्स करेंगी, ये बयान भी देंगी, बज़ाहिर एक दूसरे के साथ मुखालफत भी करेंगी, कहीं पर साथ भी बैठेंगी, इसलिए कि इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन जो रहनुमा असूल हैं वो इस वक्त ये हैं कि बिल्कुल जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनके हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है उसका बड़ा सही एनालिसिस किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा और अपना अपना किरदार अदा करना होगा। देखिए वो क्या रहे हैं कि मुश्किल मुल्की माशी हालात से कामयाबी से निकलने के लिए अज़्म का इरादा करते हुए कहा कि सबको मुश्किल हुकूमती इक़दाम की कामयाबी के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना हो। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि आप पॉलिटिक्स करें, जो मर्जी करें, लेकिन जो असल इश्यूज हैं उन पर आपको एक होना होगा। असल इश्यूज क्या है हमारे? ये कमर जावेद बाजवा साहब ने तो ये बड़ी खूबसूरत बात कही और उन्होंने कौम को ये नवीद भी दी कि हम कामयाब होंगे। और उन्होंने कहा कि मुश्किल फैसले जो माजी में नहीं हुए थे अब वो किए जाएंगे, मुश्किल फैसले किए जाएंगे। अब वो देखें वो मुश्किल फैसले क्या हो सकते हैं। आपने अभी एक टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया है कि जो भाई इस धारे में आना चाहे आके अपने आप को निकाल ले इससे, और जो बच गया फिर उसके साथ कानून के मुताबिक, जो इसमें नहीं आया कानून के मुताबिक उसका फैसला होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी में अब आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जो ऑब्जर्वेशन आज की आई है, ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन आई है। उनकी 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं। एक तो झूठी गवाही के मुतालिक थी जो वो एक और केस में उन्होंने बात कही, लेकिन उन्होंने एक जो और बड़ी ज़बरदस्त जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि अब अदालतों का रवैया करप्शन के हवाले से, एहतसाब के हवाले से उतना ही सख्त है जितना माजी में दहशतगर्दी के हवाले से था या ड्रग्स के हवाले से था, मंशियात के हवाले से। तो क्या मैसेज है? अदालत जो करप्शन के मामलात हैं, जो टैक्स एवेजन के मामलात हैं, जो पाकिस्तान की दौलत लूटने के मामलात हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि कतई तौर पर अदालतों का रवैया नरम नहीं होगा, अदालतों का रवैया सख्त होगा। सख्ती उसमें आ रही है। तो इसका मतलब मैसेज क्या हुआ? अदालतें करप्शन के केसेस में, माली बेकायदगियों के केसेस में किसी तरह से भी कोई रिलीफ नहीं देंगी। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि सब मिलकर बैठें और अपना अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। मईशत में अगर बेहतरी नहीं आएगी तो खुद मुख्तारी नहीं आ सकती, और जो मुश्किल फैसले हमें करने थे वो हमने नहीं किए, अब वो करने का वक्त है और वो किए जाएंगे। और हकूमती जो इक़दामात हैं उनकी कामयाबी को, यानी टैक्स के हवाले से और ये करप्शन रोकने के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको कामयाब बनाने के लिए हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना होगी। बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया। अच्छा, फिर अब इन्हीं हालात में एक और बड़ी खूबसूरत आज बात हुई है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब
उन्होंने एक दो दिन पहले ना सारी वो अदालत से जो जमानत की दरख्वास्तें थी वो वापस ले ली। उन्होंने कहा भाई अब देखें ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये कह रहे हैं कि करप्शन के हवाले से भाई किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं मिलनी, तो ये इससे पहले उन्होंने ये कहा कि वक्त आ गया है कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के जो इख्तियारात हैं उसको आप ज़रा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे लोग जो पिछले 6-6, 7-7 महीने से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी लेकर बाहर थे, इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा रहे थे, वो ज़मानतें कैंसिल हुई और आने वाले दिनों में और भी होंगी। बिल्कुल क्लियर ये जब मैसेज गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जस्टिस आसफ सईद खान खोसा बहुत कम बोलते हैं और जो हमारी जो मताहत अदालतें हैं या जो जजेज़ हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं बिल्कुल इसी पर काम होना चाहिए। तो अब उन्होंने ये कहा कि अदालतों का रवैया सख्त है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ही ये है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा किसी भी करप्शन के केस में किसी भी अक्यूज को, अनलेस के उसका फैसला आ जाए और वो उसमें बरी हो जाए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि जनाब बिल्कुल मैंने तो अपनी वापस ले ली है दरखास्तें। उन्होंने खैर क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये कहा कि मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं, लेकिन हमें ये समझ आ रही है कि क्योंकि अदालतें किसी तरह का भी रिलीफ नहीं देंगी उन लोगों को जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, बड़े चार्जेस हैं। तो फिर मुत्तहिद होकर कैसे बैठेंगे? मुत्तहिद होके तो ऐसे ही बैठेंगे ना। आपने सुन लिया ना उन्होंने क्या कहा इन तमाम चीज़ों के बावजूद आके कौमी असम्बली में कि जी हम मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। और फिर आप देख लें आज क्या हुआ, 176 वोट मिले हैं बजट की कामयाबी के लिए हुकूमत को और 178 और अपोजिशन के पास 146 147 से ज्यादा नहीं हुए, जबकि इनकी स्ट्रेंथ 155 की है। ये जो शहबाज शरीफ साहब हमेशा ये बात करते आ रहे थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, वो शुरू से गलत चीज को लेकर चल रहे थे, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो सिंपल मेजोरिटी से आपने पास करना होता है ना, अगर आप जाके भी देखिए 172 चाहिए थे ना, तो वो उनके पास तो गवर्नमेंट के पास मौजूद थी, उसका तो मसला था ही नहीं, मसला ही नहीं था ये तो शुरू से जो मौजूद अक्सरियत चाहिए थी, जो मौजूद है वो तो लो कॉन्फिडेंस की बात कर रही है ना, जो फाइनेंस बिल के लिए नहीं, फाइनेंस बिल के लिए तो जो ऐवान में मौजूद अरकान होते हैं ना उनकी अक्सरियत आपको चाहिए होती है। लेकिन हाँ, तो उसमें तो एक हो सकता है ना कि कुछ अपोजिशन गवर्नमेंट के लोग अगर इजलास में ना आए हुए हों, कहीं आप उनको रोक लें, तो या वो खुद किसी वजह से ना आए हों, वो एक और प्रोपोजिशन की बात है, एक और वो प्रोपोजिशन की बात है। लेकिन ये जो मामला जिस तरह से हो रहे हैं, ये कहा शहबाज साहब ने भी कि जी मिसाक मईशत, ख्वाजा आसिफ ने कहा मिसाक मईशत, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने इससे पहले कहा कि मिसाक मईशत। तो बावजूद इसके कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, बावजूद इसके कि वो इत्तेहाद की आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर वो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर मईशत नहीं चल रही तो आपकी खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा का जो बयान है ये बिल्कुल वाज़ेह है, सामने है। तो अब आ जाएं ज़रा अगली कहानी पर आ जाएं। वैसे तो आज जरदारी साहब ने अपने दोस्तों से कहा है कि अब मैं बिलावल भुट्टो के लिए लड़की ढूंढूंगा, और बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने एग्री कर लिया कि वो शादी करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है सबके लिए, यंग हैं, जवान हैं, और अगर वो शादी के लिए तैयार हैं, बहनों के लिए भी खुशी होगी, पूरे ख़ानदान के लिए। तो अब लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब आपको पता है बात बिला मकसद नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया कि मैं पोते पोतियों के साथ खेलूं और ज़मीनों का जो अपना मामला है उसको संभालूं। इसका मतलब क्या है, जो हम बात कह रहे हैं, अपने दोस्तों से भी उन्होंने बात की है और वो जो प्ली बारगेन है उसको करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है इस प्ली बारगेन की जो डिटेल्स हैं वो हमें ना पता चल सकें, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है वो ये है कि बिलावल भुट्टो उनका मुस्तकबिल महफूज रहे, वो पॉलिटिक्स में भरपूर अंदाज में चल सकें। और उनकी कोशिश है इस वक्त कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब किस हद तक, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो मैनेजमेंट के बादशाह हैं, वो बिल्कुल उनकी जो सोच है वो बहुत दूर तक सोचते हैं, ज़हीन आदमी हैं, और उन्होंने तमाम ऑप्शंस दरवाजे खोले हुए हैं। वो मरियम नवाज साहबा की तरह नहीं है कि वो अपने अब्बा जी को अब उन्होंने कोट लखपत जेल में फेंक दिया। बिलावल जरदारी की जो नाश्ते हैं वो हजम हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं कुछ इस तरह की डील की जा रही है? हो सकता है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपकी ये जो बात है कि अगर कोई प्ली बारगेन हुई तो डेफिनेटली उसमें आसिफ अली जरदारी अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगेंगे, अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन वो बिलावल भुट्टो के लिए लेना चाहेंगे, एक सेफ्टी के मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो हिस्सा ले सकें। ये जो इस वक्त एहतसाब की, या क्योंकि वो ये कहेंगे ना कि देखिए मैं बाप था
ये जो सारे अकाउंट्स थे इनको मैं हैंडल कर रहा था। बिलावल का नाम ज़रूर था बच्चे बेटे होने की हैसियत से, लेकिन अमली तौर पर उसका कुछ हिस्सा नहीं था। अब इन्वेस्टिगेटर्स इसको मानते हैं या नहीं, नैब इसको मानती है, यानी ये आने वाले वक्तों में जैसे जैसे चीजें बार्गेन के ऊपर भी तो एक छोटी सी आपने कुछ परसेंटेज ही होती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। राणा साहब अरबों की खरबों की करप्शन है, यानी कि आप 20% पे या 25% पे वो लेकर आप उन्हें छोड़ देंगे इस तरीके से, और फिर वो अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद वाला सीन हो जाएगा। ये बात नहीं होती लीना, प्ली बार्गेन में वो ये होता है कि अगर वो तय करे मजाज अथॉरिटी कि आप इतने % अभी दे दें, बाकी किस्तों में दे दें, वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँ समी साहब कि ये जो आपने आज बात की है ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा की, बात ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल वही हैं जो कौम के बच्चे बच्चे की आवाज़ है। हर बाशऊर आदमी यही कहता है कि मईशत और सिक्योरिटी लाजमा मलजूम है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें, आप इनको जितना मर्जी कहें कि ये जो मर्जी, कल जो ये परसों APC हुई है, इनको कितनी तकलीफ हुई है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में इनको क्या तकलीफ है, ये समी साहब देखें, ये वक्त आ गया है अब कि ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया और अपने ही इदारों के खिलाफ साजिशें करते रहे। कमर जावेद बाजवा का मैसेज बड़ा वाज़े है। ये कौम को जो उन्होंने मुत्तहिद होने की बात की है, कौम मुत्तहिद होगी इन चोरों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, और ये अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन समी साहब ये इतना घनौना खेल खेलते हैं पाकिस्तान। आप देखें ना, इनको किससे तकलीफ है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में किससे तकलीफ है? ये जो बैठे हुए थे अकल के अंधे सारे, ये पाकिस्तान की आर्मी चीफ का जो उसमें शामिल है, उससे इनको तकलीफ हुई है ना। क्या तकलीफ है पाकिस्तान से? वो कल परसों भी आपने चर्चिल का हवाला दिया था अदालतों के हवाले से। चर्चिल ने यह भी कहा था कि आपके मुल्क में एक फौज ने बहरहाल रहना है, अगर वो आपकी अपनी फौज नहीं होगी तो दुश्मन की फौज होगी। तो ये लोग जो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ साजिशें करते हैं, कभी अचक ज़ईद को बैठा लेते हैं साथ, कभी मरियम साहबा आ जाती हैं। आपने सही पॉइंट आउट किया कि मरियम साहबा को मिसाक़े मईशत की क्यों तकलीफ़ हुई। मरियम नवाज साहबा ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत जाए बहाड़ में। अगर उनके बाप को और उन्हें अगर वो वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज नहीं होती तो उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं, ये सोच लेकर ये खानदान समी साहब चल रहे हैं। और उन्होंने कौम की बात की, उसमें करप्ट नासिर कहां से आ गए, और उन्होंने कहा कि पहले मुश्किल फैसले नहीं हुए थे लेकिन आप करेंगे बात। वो जो हुकूमत कह रही है, आप जो मुश्किल फैसले ये हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। मेरी बात ठीक है, कौन की बात है ना, आपके मैं दोनों के जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ, हम भी करते हैं, और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ आप दोनों के जज्बात से। नहीं है, जो राणा साहब ने NDC की बात की है बिल्कुल ठीक की है। देखिए मैं आपसे यह कर रहा हूँ कि बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है मुश्किल फैसले। किसी को माफ़ करना भी बहुत मुश्किल फैसला होता है, किसी को सज़ा देना भी बहुत मुश्किल फैसला होता है। ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, जज्बाती फैसले नहीं होते हैं, ये लॉजिक्स पे होते हैं। सजा देना, माफ करना, ये लॉजिक पर होता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मुश्किल होते हैं, इमोशनल नहीं होते ना। नहीं, मैं इमोशनल नहीं कहा, मैंने कहा ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं। आप तो जज्बात में आके मेरी आवाज ही नहीं, बात ही नहीं सुन रही। मैंने ये कहा है, ये जो माफ करने वाली है ना, ये माफ करने वाली जो है ना, माफ करने वाली बात जो है ना, उन्होंने कहा कि माजी में इस तरह के फैसले नहीं किए गए। माफ करने के फैसले तो माजी में हुए ना, नारो हुए। नहीं, मुश्किल फैसले देखें, जब आप किसी के साथ प्ली बार्गेन करते हैं तो जो प्ली बार्गेन कर रहा होता है उसके लिए भी ये मुश्किल फैसला होता है कि वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलता है। सपोज करें आसिफ अली जरदारी साहब ये फैसला करते हैं कि वो प्ली बार्गेन करते हैं, तो वो कन्विक्ट हो जाएंगे ना, पॉलिटिक्स से बाहर आ जाएंगे। ये आसिफ अली जरदारी के लिए भी मुश्किल फैसला है। और फिर प्ली बार्गेन करना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दौलत को लूटा उनको सजाएं दें, लेकिन आप कुछ पैसे लेके उनको अगर छोड़ रहे हैं तो यह भी एक मुश्किल फैसला है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा इन टोटलिटी में उन्होंने बात की है। देखिए, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पाकिस्तान की फौज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का सोचती है, पाकिस्तान के मफाद में फैसले करती है। तो वो ये जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके पास ना कोई इख्तियार है इस तरह का, ना वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल वो कही क्लियरिटी के साथ कि मुल्की इस्तेहकाम आएगा मईशत में इस्तेहकाम से, और मईशत में इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर देखें। मैं हो सकता है किसी आदमी को नापसंद करता हूं, हो सकता है किसी को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन कुछ फैसले आपको करने पड़ते हैं इसलिए कि आपने ये देखना है कि कौम कैसे जा रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, फवाद चौधरी ने एक वफाकी वजीर होने की हैसियत से DG FIA के सामने आके उन्होंने मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा, घोंसा मारा।
मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे आके कहा कि आप फवाद चौधरी साहब से अपना मामला ख़त्म कर दें। मैंने उनसे ये कहा कि ये अब मेरा ज़ाती मामला नहीं है, ये एक ऑक्यूपेशन का मामला है। ये एक इशू है कि क्या किसी वफाकी वजीर को आप इजाज़त दे सकते हैं कि वो भरी महफिल में आके किसी सहाफ़ी के मुंह पर घौंसा मारे इसलिए कि उसको उसका कंटेंट पसंद नहीं है? नहीं, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं अकेला रह जाऊं, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी अपनी जात का कोई फैसला हो तो मैं कर लूं, लेकिन ये एक ऑक्यूपेशन के खिलाफ फैसला है। उनका इकदाम है, ये एक प्रोफेशन। बहुत सारे लोग आज जो मुझसे खफा होंगे वो इस बात को मेरा जाती इशू समझकर खामोश होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनको रियलाइजेशन आएगी वो इसमें शरीक होंगे। तो इसी तरह बहुत मुश्किल फैसले होते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जाती तौर पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद करते हो, लेकिन जहां पर कौम का मसला आ जाएगा, जहां पे 22 करोड़ लोगों का मसला है, पाकिस्तान की फौज इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, जनरल कमर जावेद बाजवा इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुश्किल फैसलों का जिक्र किया। मैं ये कह रहा हूं, और अदालत ने भी कह दिया ना, आप देखिए अदालत के रिमार्क्स में तो देखें, उन्होंने कहा दहशतगर्दी और ड्रग्स इतनी सख्ती उसमें है, उतने करप्ट में कन्विक्ट होंगे, बात खत्म। अलीना, चीफ जस्टिस ने कहा यही मैं कह रहा हूं, चोर जो है ना, अगर वो चोरी के पैसे वापस कर दे तो उसका जुर्म खत्म नहीं होता। बिल्कुल, चीफ जस्टिस शरीफ खानदान ने क्या कहा? शरीफ खानदान अपने लिए पॉलिटिक्स में हिस्सा मांग रहा था ना, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, एक्सक्यूज मी, इसलिए उन्होंने प्ली बार्गेन को इस तरह, फिर ये कहा कि हमारा नाम प्ली बार्गेन में ना आए। इस बात पे भी बात हुई इनसाइडर्स के साथ कि जी ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये कहते रहे कि जनाब ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पैसे दे देंगे, तो लेकिन इमरान खान साहब ने जो रिपोर्टेडली कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्ली बार्गेन होगी, पूरी कौम को पता चलेगा, और फिर जो प्ली बार्गेन करेगा वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता। तो डेफिनेटली एक बड़ा क्लियर विजन है प्राइम मिनिस्टर का भी, और पाकिस्तान की मिलिट्री पिछले 10 साल से 15 साल से बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने इस तरह से हिस्सा नहीं लिया। बिहाइंड द सीन वो बैठे हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में, जिस तरह अमेरिका का निज़ाम है, जिस तरह बरतानिया का निज़ाम है, जिस तरह इंडिया का निज़ाम है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इदारे अपने इनपुट देते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड इशू से, और फिर देन दे लीव इट अप टू द इलेक्टेड पीपल। तो वो उस अंदाज में पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है, अपनी हदूद में रहते हुए, जो आईनी कानूनी उनको इख्तियार है उससे ज़्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, और ना ही उसका कभी इंदिया दिया। तो ये जो सारी सिचुएशन है, मैं ये अहाता करते हुए मैंने बिल्कुल, जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्किल फैसले करने होंगे, तो वो मुश्किल फैसले किसी तरह के भी हो सकते हैं। अब आ जाएं जरा, कॉम्प्रोमाइजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं इस पे बिल्कुल कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, बड़ा ये सेंसिटिव इशू है। अब आप आगे आ जाएं जरा सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब पर कितने वोट मिले अपोजिशन को बजट में, वो तो आपने देख लिया। अब जो सेनेट के जो बजट का जो मामला है, जो सेनेट चेयरमैन का जो मामला है, उसमें आप ये देख लें कि अगर बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये सारी जमातें ये कह रही हैं कि हम सेनेट का चेयरमैन ले आएंगे अपना, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि जो आने वाला जो सेनेट का चेयरमैन होगा उसके नाम पर ये किसी तरह भी इनका इत्तेफाक नहीं हो सकता, और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये शायद नहीं हो सकेगा। There should be a reason behind it ना, अगर आपको ऐसा लग रहा तो। नहीं, इसमें ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जो हमेशा जो जब तक आप नए चेयरमैन के नाम पर इत्तेफाक नहीं कर लेंगे, इस चेयरमैन को कैसे जाने देंगे? उसमें मुस्लिम लीग नून अपना चेयरमैन लाना चाहेगी, पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन लाना चाहेगी, मौलाना फजलुर रहमान अपनी गेम में आना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, और हो सकता है क्योंकि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कह दिया कि ये APC का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फैसला है, और फिर नून लीग को या नून लीग की बात मानना होगी या नून लीग को मनाना होगा। तो ये अब या बात मानेंगे या नून लीग को मनाएंगे, तो ये दोनों बातें नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आगे। कायरा साहब आते हैं, कायरा साहब ये कहते हैं कि जी हम एक ज्वाइंट कैंडिडेट का नाम जो है वो भी दे सकते हैं, कुछ इस हवाले से भी बात की गई है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे कुछ देर पहले आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना। गर्मी भी बहुत है, उन्हें पसीने भी बहुत आ रहे थे, लेकिन उन्होंने घूमने की तैयारी की है। समी साहब देखें, आपने बिलावल भुट्टो की बात सुनी, उन्होंने भी जो आर्मी चीफ ने जो मैसेज दिया मुल्क की मईशत के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होने का, पूरी कौम को इकट्ठा होने का, बिलावल भुट्टो ने भी उसकी तायद की। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने हवाला दिया जो मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब ने भी ये बात कही, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही, लेकिन उन्होंने अगर इत्तफाक नहीं हो सका तो उसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पर। अब देखें, ये बात बड़ी बड़ी अहम है कि इस पर अपोजिशन भी मुत्तफिक है इस बात पर कि जी सबको मिलकर बात होनी चाहिए, बात करना चाहिए, और लेकिन अगर बातचीत नहीं हो रही तो उन्होंने इसका इल्ज़ाम गवर्नमेंट पर लगाया कि जिस अंदाज में उन्होंने बिल पास किया, ये यहाँ पर ये पॉलिटिक्स हो गई। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त अपोजिशन जो है कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकती, क्योंकि ये तो एक जो मैसेज है वो ये है कि मिलकर आपने सारे मसाइल को हल करना है। जब उनसे इस्लामाबाद लॉकडाउन का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल मेरा गुजर खान में जलसा है। अब बाय द वे ये जलसा को अभी अनाउंस नहीं हुआ, इस जलसे का ऐलान पहले से हो चुका। फिर उन्होंने कहा कि मैंने फाटा में जाना है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सखर के इर्द गिर्द घूमूंगा, वहां पे जाना है, और सवाल था कि आप लॉकडाउन। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस निज़ाम को नहीं मैं गिराना चाहता, मैं इस निज़ाम को मैं चलाऊंगा, इस निज़ाम के लिए हम करेंगे कोशिश, तो एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा उन्होंने अपने मेंबर्स को भी खराज तहसीन पेश किया कि वो अपनी, एक मेंबर का कहा कि वो अपनी वालदा की बीमारी के बावजूद यहाँ पर हैं, दूसरे अपनी अहलिया को या बच्ची को छोड़ के आए हैं जो बीमार है बैरून मुल्क, इटली से। जी। तो मैसेज ये कि हम रेजिस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज यही है कि आप जलसे करते रहेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, लेकिन जो मरियम नवाज साहबा जिस तरह परेशान होकर आई और उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन कर दें, या मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी आप बुलाएं, मैं बंदे देता हूं अपने, मैं आपको बच्चे बुलाता हूं डंडा बरदार, और हम यहाँ पर बिल्कुल ताकत के जरिए हुकूमत पर कब्जा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने उससे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उससे अपने आप को दूर रखा है। तो ये हमें मौलाना साहब और मरियम साहबा आखिरी स्टेप की बात करेंगे, लेकिन बिलावल साहब ने पहले स्टेप की बात की है, लेकिन दोनों की जो मंजिल है वो तो है एक ही है ना इन द एंड, क्योंकि जाएंगे जलसा करेंगे, लोगों को ये बताएंगे ना महंगाई हो रही है, हालात खराब हो गए हैं, हुकूमत से संभाला नहीं जा रहा है, उनका मकसद भी तो वही है। नहीं, मकसद देखिए, एहतजाज, देयर इज अ डिफरेंस अलीना। एहतजाज करना एक और बात है, तकारीर के जरिए एहतजाज करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतजाज करना, असम्बली के अंदर एहतजाज करना, बाहर आकर बोलना, ये और बातें हैं। लेकिन आप लठ बरदार ले आएँ, आप डंडे लेके लोगों को ले आएँ जो आके सड़कों को ब्लॉक कर दें, जो सरकारी दफातर में घुसने की कोशिश करें, वो जो चीज़ है वो बिलावल भुट्टो ये करते हुए मैं नज़र नहीं आ रहे। देखिए, उन्होंने गवर्नमेंट पर बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने आज हवाला दिया, उन्होंने कहा 2014 में पार्लियामान से बाहर तहरीक इंसाफ ने हमला किया था डेमोक्रेसी पे, और आज पार्लियामेंट के अंदर हमला किया। वो पूरी तरह मुखालफत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, पूरी तरह लताड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को। एक भरपूर जो किसी भी मुआशरे में अपोजिशन का रोल होता है वो उस पर जा रहे हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि जी आप जाएं और इक़्तिदार पर हम ताकत से कब्जा कर लें, इस बात को बिलावल भुट्टो समझते हैं। और जो मुझे अभी तक उनकी रीडिंग समझ आई है, उसमें अगर राना साहब इसमें कमेंट कर सके, वो मुझे मरियम नवाज साहबा और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाते हुए नजर और जलसों की उन्होंने बात ही राना साहब इसलिए की है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हुकूमत किससे ताउन नहीं किया जा रहा, बात नहीं कर रहे ना। देखें, समी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये बिलावल भुट्टो की आज की गुफ्तगू भी और जो उन्होंने APC में गुफ्तगू की थी, इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि वो मरियम नवाज और फजल रहमान साहब का बयानिया कबूल करने को तैयार नहीं। उन्होंने जब तहरीक का सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा इसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, एक दिन में नहीं बनती तहरीक है। तो ये जो उनकी सोच थी उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया, जो मौलाना साहब की सोच थी कि फौरी किया जाए, और मरियम भी कहती थी कि एक दिन भी नहीं देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है। वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है। अगर आप वफाक में इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए आते हैं तो वो तो फिर गवर्नर रूल भी हो सकता है सिंध में, कि अगर आप सिंध देखें ना, अगर आप सिंध की रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हैं लोगों को लाने के लिए, लॉकडाउन के लिए, वहां पर आप बड़े एहतजाज करते हैं, तो पुलिस का तो काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे।
लेकिन अगर इस तरह की, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब जब गिरफ्तार हुए थे और 1-2 दिन पूरे सिंध में जब वहाँ पर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने अपने मुखालिफिन की दुकानों को बंद कराया और एहतजाज किया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, तो तब ये सवाल पैदा हो गया था कि अगर सूबाई हुकूमत जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो वफाकी हुकूमत क्या करेगी, क्या करे वफाकी हुकूमत। तो एक उसमें चॉइस ये भी थी कि फिर आप गवर्नर रूल लगा सकते हैं, तो आईनी रास्ता यही है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो को और आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात का भरपूर एहसास है कि अगर आपने इस्लामाबाद का लॉकडाउन किया, हुकूमत इस तरह ताकत के जरिए गिराने की कोशिश की, तो फेडरल गवर्नमेंट कोई भी आईनी रास्ता इख्तियार करके लेकिन उसके बाद सिंध से हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को रुखसत कर सकती है। और एक बात मेरी याद है अलीना, अगर सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होती है तो पिछले 10-11 साल में वहां पर जो कुछ हुआ, जो माली बेकायदगी हुई, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो आसिफ अली जरदारी साहब को पता है कि फिर वो एक बहुत बड़े गर्दाब में फंस जाएंगे, बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स हो। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बहुत से जो कायदीन है उनका ये कहना है कि अब वो गवर्नर राज वाले जो बयानियां हैं, ये जो बातें करते हैं इस तरह की, वो लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद इतना आसान नहीं रहा। खैर, ये उनका कहना। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, जो अभी बिलावल साहब ने बात की है कि वो अभी जलसे वगैरह करेंगे और देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कायरा साहब की जो मैंने आपसे बात की थी कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम सेनेट के लिए जो है ना मुश्तरका कैंडिडेट लेकर आए, ये भी बातें की जा रही हैं। सेनेट के ये ला सकते, पॉसिबिलिटी हो सकती है ये, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जिस तरह चीज़ें पीपल्स पार्टी आगे ले जाए, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बतौर अपोजिशन पार्टी उसका तशख़्ख़ुस मजरू ना हो, फ्रेंडली अपोजिशन का कोई सामने ना आए उन पर इल्ज़ाम, सिंध में उनकी हुकूमत भी रहे। आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनका मुस्तकबिल सेफ हो जाए। देखिए, बिलावल भुट्टो भी 30 साल के हैं। अभी क्या कहा आसिफ अली जरदारी साहब ने कि बिलावल के लिए लड़की ढूंढूंगा, यानी वो ये कह रहे हैं कि बिलावल अब इंडिपेंडेंट है, अब वो पॉलिटिक्स भी करेगा लेकिन साथ साथ जो उसकी तरजीहात होंगी वो फैमिली लाइफ की तरफ भी होंगी। क्यों? अभी बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकते। आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरेस्ट ये होगा कि वो फैसला कुन मार्का जिसमें जनाब बिलावल की एज इतनी हो कि वो मुल्क के वजीर आजम बन सकें, उस वक्त वो लड़ना चाहेंगे। और अभी सिंध की गवर्नमेंट अगर उनके पास रहे और बिलावल ग्रूम होते रहें और उसके साथ वो दूसरी सियासी जमातों के साथ उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो, तो इट सूट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये नून लीग को सूट नहीं करता क्योंकि नून लीग के पास कहीं पे भी गवर्नमेंट नहीं है, नवाज शरीफ साहब अंदर हैं, और शहबाज शरीफ साहब अगर थोड़ा सा भी रिलीफ ले जाते हैं तो मरियम की जो पॉलिटिक्स है वो एक्लिप्स हो जाएगी। मरियम नवाज को 2 चैलेंजेस हैं, एक तो वाले साहब जेल में है और दूसरा चचा जो हैं वो पार्टी के हेड बन गए हैं और हमजा से उनकी डायरेक्ट एक वो आ गई है, राइवलरी बन गई है, जो साइलेंट राइवलरी है। तो इसलिए उनके मसाइल और है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो बिल्कुल ये समझते हैं कि अगर KPK में अब ये दूसरा टेन्योर जा रहा है, अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह चलती रही तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपनी उनकी पॉलिटिक्स कहाँ होगी। लेकिन एक यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरी, अच्छा सुन लीजिएगा, कंस्पिरेसी थ्योरी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मौलाना जो लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हैं, इसके अंदर भी एक हिकमत है, क्योंकि मौलाना माजी में हमेशा इस तरह का डूबियस रोल करते रहे हैं। सूरत हाल क्रिएट हो, अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाए, अगर कोई एडवेंचर हो जाए तो फिर मौलाना शायद अब पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ मौलाना की, लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल है कि मौलाना बज़ाहिर तो लग रहा है बड़ी अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें ना सड़कों पर अगर खून खराबा शुरू हो जाए तो फिर अगर कोई तीसरी कुव्वत आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि मौलाना ने वो असबाब पैदा किए हैं ना कि कोई एडवेंचर हो जाए। तो इसलिए बिलावल को ये अंदाजा है, वो इसीलिए आपको पता है बड़ी शदीद तरीन तख्लामी हुई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद भी आप तस्वीर देख लें, बिलावल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना के साथ बैठे हुए थे, वो लग रहा था बड़ी मुश्किल से बैठे, क्योंकि बिलावल इस निज़ाम को नहीं हिलाना चाहते। उनको ये पता है कि उनकी बका इसी में है कि अगर ये निज़ाम चलता रहे, सिंध में उनकी गवर्नमेंट चलती रहे, अपोजिशन भी वो करते रहे, नारेबाजी, ये वो लोग समझेंगे बिलावल बड़ी मुखालफत कर रहा है, तो फिर उनका फ्यूचर है। ये है डिफरेंस जो ऑब्जेक्टिव है नून लीग के और जनाब बिलावल भुट्टो के। जी राना साहब, ये जो एडवेंचर वाली बात की है मौलाना साहब की, डू यू एग्री विद दैट? और ये हमारा सूबा फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अगर हालात इस तरीके से चलते हैं और जिस तरह समी साहब खबरें देते रहते हैं हमें, उस हिसाब से अगर चीज़ें होती हैं तो फिर तो हमारे ये मुल्क के आने वाले हो सकता है वज़ीर आज़म भी बन जाए हमारे सूबे से पाकिस्तान तक। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ना ये अजीब हमारी कौम की बदकिस्मती है कि ये लोग कौम के जज्बात से इस तरह खेलते हैं। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में मुफ्ती महमूद साहब की सरबराही में जो PN था, वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की तकरीरें करते थे और इस्लाम और कुफर की जंग बना दी थी,
तो उसके बाद ये सियासतदान फिर यूं इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं बड़ी डटाई के साथ। और कौम, अब कौम इनको पहचान, कौम क्यों नहीं आती सड़कों पर इनके पीछे? कौम इन सारे चेहरों को पहचान कौम ही आएगी सर, और कौन आएगा? नहीं, कौम पहचान चुकी है अलीना। बात ये है, समी साहब ने जो बात की ना कि सिंध की हुकूमत जरदारी साहब बचाना चाहते हैं। जरदारी साहब को पता है कि जिस दिन सिंध हुकूमत गई, जिस तरह देखें पंजाब था पीपल्स पार्टी का गढ़, भुट्टो की पीपल्स पार्टी का गढ़, सिंध नहीं था। भुट्टो ने कभी सिंध की बात नहीं की थी, सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं किया था। आज भी भुट्टो का नवासा सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब। वो कह रहे थे कि मेरा सूबा, हालांकि भुट्टो साहब हमेशा मेरा पाकिस्तान की बात करते हैं। ये बेसिकली जरदारी साहब उनको कह रहे हैं ना सिंध कार्ड इस्तेमाल करें। मोहतरमा ने भी कभी सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं किया था, आपस की बात है। वो पाकिस्तान की बात करती थी। मुझे लगता है कि बिलावल अभी ये ग्रूम कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब ये अभी वालिद साहब जेल में है, ये अब उनके ज़रा असर से बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, कहीं इनकी और इनको मौका अगर मिल गया अपने नाना की पॉलिटिक्स को पढ़ने का या अपनी वालदा की पॉलिटिक्स को पढ़ने का, तो हो सकता है वो सूबे की बात करना बंद वेरी करें। हम्बली सर, आप दोनों का जो तजुर्बा है मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वेरी हम्बली आपकी इस बात से ना मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी, क्योंकि ज़ेड भुट्टो बहुत छोटी उम्र में थे जब वो वजारत खारजा पर गए, और उससे पहले वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, और उनकी बातों में और इनकी बातों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।